हेलो, स्वागत है आपका फिर से। आज हमारी बॉटनी वनस्पति विज्ञान का पार्ट 2 हम करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 हमारा पहले हो चुका है। पार्ट 2 के बारे में आप आज पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी क्लास होगी, 1 घंटे की होगी क्लास। फिर एक पार्ट बचेगा इसका, वो हम नेक्स्ट आज शाम को ही कर देंगे, आज ही करेंगे। इस बार काफ़ी लेट हो चुके हैं, बीच में गैप ले लिया हमने, लेकिन अभी हम एक दिन में 2 क्लासें होगी, रोजाना होगी, एक दिन में 2 क्लासें होगी। तो पहले हमने पढ़ लिया था बॉटनी वनस्पति विज्ञान के बारे में, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उनके फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, हमने पढ़ा था। और उनमें किस प्रकार से उनको वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, वो भोजन किस प्रकार बनाते हैं, कहाँ पर भोजन बनता है, वो पौधों का पत्तियों का हरा रंग कैसे होता है, उसमें कौन से वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल कितने होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। और पादपों में भोजन का जो परिवहन होता है, खाद्य जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है, वो भी हमने पढ़ा था। कि जो जाइलम होता है वो जड़ों से अब भोजन को अवशोषित करता है, फिर फ्लोएम के द्वारा, वो पत्तियों के द्वारा बनाया भोजन है, फ्लोएम के माध्यम से पूरे पेड़ में वो चला जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ा था। फिर वाष्पोत्सर्जन भी पढ़ा था, कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है वाष्पोत्सर्जन, तनों के माध्यम से भी होता है, और वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके बारे में पढ़ा था आपने। अब हम इसके में आगे पढ़ेंगे। अब हम पादप का वर्गीकरण करेंगे। पादप वर्गीकरण, पादप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे पादप होते हैं, उसके बारे में हम आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण होते हैं, ये 2 प्रकार के पादप होते हैं। एक तो होते हैं अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में क्या होता है, इसमें न ही फूल होते हैं और न ही बीज बनते हैं। इसमें फूल भी नहीं होते और बीज भी नहीं होते। और पुष्पोद्भिद होते हैं, इसमें फूल भी होते हैं और बीज भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों पाए जाते हैं, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। ये 2 प्रकार से होते हैं। पादप का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगेमिया भी कहते हैं, और पुष्पोद्भिद होते हैं उसे फेनरोगेमिया भी कहते हैं। ये तो इंग्लिश में होता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमिया और इसको बोलते हैं फेनरोगेमिया। फिर अपुष्पोद्भिद होते हैं, ये भी 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। नंबर 2 होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और नंबर 3 पे होता है टेरिडोफाइटा, 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 ठीक है। और पुष्पोद्भिद होते हैं, ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है आवर्त बीजी, आवर्त बीजी, और नंबर 2 होता है अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। एक होता है आवर्त बीजी और एक अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी होता है, ये भी 2 प्रकार से होता है। इसमें होता है, एक होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ये भी हम आज पढ़ेंगे। और नंबर 2 पे होता है द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, ये सब हम आज पढ़ेंगे। पादप का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद पादप ऐसे होते हैं जिसमें न ही फूल होते हैं और न ही बीज बनते हैं, और पुष्पोद्भिद पादप होते हैं उसमें फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। फिर अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये पौधे अलग अलग, इसमें पौधे रखे गए, अलग अलग पौधे, थैलोफाइटा में अलग रखे गए, ब्रायोफाइटा में अलग, टेरिडोफाइटा में अलग। फिर पुष्पोद्भिद होते हैं ऐसे पौधे, फूल भी होते हैं, उनमें बीज होते हैं, उसमें भी आवर्त बीज होता है और अनावर्त बीज भी होता है। आवर्त बीज होते हैं, इसमें बीजों के आवरण होता है, बीज होते हैं किसी कठोर आवरण में या फल के अंदर रहते हैं बीज। और अनावर्त बीज होते हैं, ये नग्न अवस्था में बीज रहते हैं, किसी फल के अंदर नहीं रहते। मान लो किसी ऐसे गुच्छों की तरह रहते हैं, खुले रहते हैं बीज। और उसमें भी आवर्त बीज में एक बीज पत्री होती है और द्विबीज पत्रियां होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम इसको अभी मिटा लेते हैं, इसको अभी मिटा लेते हैं। तो हम पहले हेडिंग लगाएंगे, पहले अपुष्पोद्भिद पादपों के बारे में। अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप कैसे होते हैं? जिसमें फूल भी नहीं होते हैं और ना ही बीज होते हैं। अपुष्पोद्भिद पादप में अभी हम सबसे पहले कौन सा लेंगे? अपुष्पोद्भिद पादप में हम लेंगे थैलोफाइटा, नंबर 1 पर लेंगे। कौन सा लेंगे? थैलोफाइटा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लिखेंगे,
बाकी मैं बोल दूंगा आपको, जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ले लेंगे। थैलोफाइटा क्या होते हैं? ये अविकसित पौधे होते हैं, इसमें न ही हम पत्तियों का और तनों का किसी भी प्रकार का हम भेद नहीं बता पाते हैं। ये एक छोटा सा पौधा होता है, बहुत ही छोटा सा पौधा है, वो विकसित होता है, और इसमें हम न ही पत्ती के बारे में बता सकते हैं, अगर पौधा होगा तो उसकी पत्ती कहाँ है, उसका तना कहाँ है, कुछ भी हम इसमें नहीं बता सकते उसमें। ये बिल्कुल एकदम सिंपल प्लांट होता है। कौन सा? ये कैसा होता है? सिंपल प्लांट्स होता है, सिंपल प्लांट्स होता है, जिसमें हम पत्ते और तनों के बारे में कोई भी भेद नहीं बता सकते। थैलोफाइटा, इसीलिए नाम थैलोफाइटा। मान लो एक थैलस, थैली के आकार का, थैली जैसा ही होता है, कोई तना पत्ती कुछ नहीं होता है उसमें। थैली क्या करे, ये होता है प्रकाश संश्लेषी होता है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, ये प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषी होता है। मतलब ये कैसा होता है? स्वपोषी होता है, अपने भोजन प्रकाश के द्वारा ये स्वयं बनाते हैं, तो इसमें थैलोफाइटा, तो ये कैसा हो गया? स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, स्वपोषी होता है, और सिंपल प्लांट होता है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, सिंपल प्लांट होता है, पत्तों के बारे में किसी बार हम भेद नहीं बता सकते इसको। और अब हम आगे इसमें बारे में इसके उदाहरण पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो एक कवक होता है, ये थैलोफाइटा है। शैवाल होता है, ये भी क्या है? थैलोफाइटा है। लाइकेन होता है, ये भी क्या है? थैलोफाइटा। लाइकेन एक मिश्रित होता है, मिश्रित पादप होता है लाइकेन, ये भी क्या है? मिश्रित पादप होता है लाइकेन, ये भी क्या है? एक थैलोफाइटा है। कवक, शैवाल, लाइकेन, ये थैलोफाइटा में आते हैं। लाइकेन होता है क्या? ये कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं, और कवक और शैवाल होते हैं, जो हम आपको बताएंगे कैसे भी ये कवक और शैवाल मिलकर ये लाइकेन बनाते हैं। ये एक मिश्रित जीव होता है, और कवक और शैवाल के बीच में ऐसा संबंध, इसको क्या सहजीवी संबंध बोलते हैं। कौन सा? सहजीवी संबंध बोलते हैं। सहजीवी संबंध ऐसा वो संबंध होता है जिसमें कम से कम दो प्रजाति भाग लेती है, दो कवक और शैवाल दो प्रजाति भाग लेती है, और कम से कम एक प्रजाति को उसमें फायदा मिलता है, लेकिन इसमें दोनों को फायदा मिलता है, तो इसके मध्य संबंध होता है वो सहजीवी होता है। ये इसको पोषण देता है और ये इसको पोषण देता है। कवक होता है, क्या होता है? कवक फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो ये क्या, जमीन से जो जल होता है, खनिज होता है, ये शैवाल को देता है, और शैवाल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो जो सूर्य के प्रकाश से जो फोटोसिंथेसिस करके जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कवक को देता है, शैवाल। तो इन दोनों के मध्य सहजीवी संबंध, दोनों को आपस में इसमें फायदा मिलता है, उससे ये क्या बनता है? लाइकेन बनता है, लाइकेन बनता है, लाइकेन बनता है। ठीक है, कवक और शैवाल के मध्य इसमें संबंध कौन सा हो गया? सहजीवी संबंध हो गया। और थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा में कोई भी, इसमें न ही समवहनी उत्तक नहीं होते, इसमें समवहनी उत्तकों का अभाव, इसमें समवहनी उत्तक जाइलम व फ्लोएम नहीं होते हैं, जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जाइलम, समवहनी उत्तकों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। समवहनी उत्तक जो संवहन पौधे होते हैं, जो वहन करते हैं, किससे? जमीन से जो वहन करते हैं, पोषक तत्व, खनिज है, जल है, वो वहन करते हैं, वैसे वो जो वहन करते हैं ना, वो फ्लोएम होते हैं या फिर जाइलम होते हैं। उनको वो इनमें नहीं पाया जाता है, ना ही तो जाइलम पाया जाता है, ना ही फ्लोएम पाया जाता है। संवहन उत्तक इसमें का अभाव होता है, ये इसमें नहीं पाए जाते। ये इसलिए एक दूसरे पर इसलिए ये कहाँ रहते हैं? ये पानी में होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पानी में पाए जाते हैं, जल में, इसलिए यह जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, क्योंकि समवहनी उत्तक नहीं होता ये कोई भी, इसलिए सीधे जल में पाए जाते हैं। इनका ये है ना, सीधे जल में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम होते हैं और ना ही फ्लोएम होते हैं, तो ये मतलब पोषण और जल से प्राप्त करते हैं, इसलिए पूरा जल में पाए जाते हैं, ताकि वो आसानी से जल को ले सके। ये होता है थैलोफाइटा। कौन से? बिल्कुल सिंपल प्लांट होते हैं, हम किसी भी प्रकार इसमें भेद नहीं बता सकते, पत्ता, तना, कुछ भी इसमें नहीं बता सकते हैं। कोई भी प्लांट होता है हम उसको बता सकते हैं ना, भाई इसमें कोई टहनी है, ये इसका पत्ता है, ये इसका तना है, लेकिन इससे प्लांट में हम कुछ भी नहीं बता सकते। बिल्कुल एक सिंपल प्लांट की तरह होता है, बिल्कुल सिंपल प्लांट की तरह होता है, ऐसे बिल्कुल सिंपल प्लांट, उसमें कुछ हम उसका भेद नहीं बता सकते। ये हरित लवक होता है, हरित लवक होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषी होता है, स्वपोषी होता है। कवक और शैवाल इसके उदाहरण है, कवक, शैवाल, लाइकेन इसके उदाहरण है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इस कवकों के बारे में, शैवालों और लाइकोन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें समवहनी उत्तक जाइलम वो फ्लोएम भी नहीं पाए जाते, इसलिए ये जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ। हमें अभी हम पढ़ेंगे कवक, शैवाल और लाइकेन के बारे में। ये थैलोफाइटा, ये शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। अपुष्पोद्भिद पादप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अपुष्पोद्भिद पादप में थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। थैलोफाइटा में हम अभी पढ़ेंगे, पहले शैवाल को पढ़ेंगे। शैवाल क्या होते हैं? एल्गी, इसको हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं, एल्गी। ठीक है,
एल्गी, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गी होता है। एल्गी क्या होता है? ये शैवाल होते हैं। एल्गी एक तरह का क्या है? एल्गी एक शैवाल है। एल्गी, एल्गी क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। तो हम एल्गी शैवाल, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और जो शैवाल होते हैं ये प्रजनन क्या, शैवालों में प्रजनन होता है विखंडन के द्वारा होता है। शैवालों में प्रजनन, शैवालों में प्रजनन विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। ये टूटकर मतलब शैवाल का टूट कर किसी और भाग मतलब वो पूरा विकसित हो जाता है। शैवाल टूटते हैं तो किसी और, कोई भी इसका अंग टूट के दूसरा शैवाल बन सकता है। तो विखंडन के द्वारा विखंडन होता है, फिर दूसरा और शैवाल बनता है। एक शैवाल से दो, दो से चार ऐसे शैवाल बनते हैं। विखंडन के द्वारा इसमें प्रजनन होता है, शैवालों में प्रजनन होता है। विखंडन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों में प्रजनन होता है, वो विखंडन के द्वारा शैवालों में प्रजनन होता है। इसमें हरित लवक होता है। शैवाल क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हरित लवक होता है, हरित लवक होता है इसमें, इसलिए प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हरित लवक होता है इसमें, शैवालों में हरित लवक होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। समझ गए आप? हरित लवक होता है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। शैवाल होते हैं, शैवाल कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं? शैवाल होते हैं एक बर्फ पर पाए जाते हैं, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स। बर्फ पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। और चट्टानों पर, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। बोटनी वनस्पति विज्ञान, ये हम पटवारी, राजस्थान के पटवारी एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, एसएससी, रेलवे सभी में के लिए महत्वपूर्ण है ये सब, इसलिए आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करके करना। चट्टानों पर उगने वाले, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं, और चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं वो लिथोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, बोटनी एलगी शैवालों का अध्ययन। और इसमें क्या रहा है? शैवाल होते हैं, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, एक होती है शैवाल होते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शैवालों, शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी कोशिका जो भित्ति होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। जो कोशिका, मैंने आपको बोला था ना कोशिका के बारे में, हम भी इसका अगली क्लास कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका होती है जो कोशिका भित्ति होती है, और एक कोशिका झिल्ली होती है, वो अंदर होती है। कोशिका भित्ति बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी दीवार होती है, कोशिका भित्ति कहलाती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे वाला कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, लोज की बनी होती है। और शैवालों में जो भोजन का संचय होता है, भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण होता है इसमें, शैवाल में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शैवाल में भोजन का संग्रहण होता है स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट है, फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। भोजन का संग्रहण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। शैवाल होते हैं वो, शैवाल भी 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल अलग अलग रंग के हो सकते हैं। शैवाल हरे शैवाल भी होते हैं, भूरे शैवाल भी होते हैं, और लाल शैवाल होते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि भूरे शैवाल कौन से होते हैं, हरे शैवाल कौन से होते हैं, और लाल शैवाल कौन से होते हैं। मैं यहाँ मिटा देता हूँ, नहीं लिख लेता। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शैवाल है हरे शैवाल, हरे शैवाल, हरे शैवाल, हरे शैवाल को क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइसी, इसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। लवक होता है कौन सा था? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग, इसका रंग कौन सा कैसा होता है? हरा रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण इसका रंग हरा होता है। तो इसके उदाहरण है, एक तो हो गया वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स,
और एक होता है कारा, वोल्वक्स और कारा। ये शैवाल होते हैं, कौन से होते हैं? ये हरे शैवाल होते हैं। और नंबर 2 पर हम बात करेंगे भूरे शैवाल। भूरे शैवाल भी होते हैं, भूरे शैवाल जिसे हम क्या बोलते हैं? फियोफाइसी बोलते हैं, फियोफाइसी भी बोला जाता है, फियोफाइसी बोला जाता है। भूरे शैवाल होते हैं फियोफाइसी, इसको बोलते हैं। इसका एक उदाहरण समझ लो, इसका उदाहरण समझ लो, क्या है? ल्यूमिनेरिया। एक ल्यूमिनेरिया होता है, वो भूरे शैवाल में आता है। ल्यूमिनेरिया, फियोफाइसी हरे शैवाल, भूरे शैवाल, एक होता है लाल शैवाल। हरे शैवाल होते हैं उसे क्लोरोफाइसी कहते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसलिए इसका रंग हरा होता है। और उदाहरण है वोल्वक्स और कारा। भूरे शैवाल होते हैं फियोफाइसी, उदाहरण है इसका ल्यूमिनेरिया। अब आगे इसके बाद और पढ़ेंगे हम लाल शैवाल। लाल शैवाल पढ़ेंगे, शैवाल कौन सा शैवाल पढ़ेंगे? लाल शैवाल। नंबर 3 लाल शैवाल। लाल शैवाल, लाल शैवाल को क्या बोलते हैं? रेडोफाइसी, रेडोफाइसी बोलते हैं। और इसमें जो वर्णक होता है, लवक कौन सा होता है? लाल शैवाल होता है, इसमें वर्णक होता है फाइकोएथ्रीन लवक, फाइकोएथ्रीन, फाइकोएथ्रीन लवक होता है। इसकी वजह से रंग इसका क्या होता है? फाइकोएथ्रीन लवक के कारण लाल रंग होता है ये फाइकोएथ्रीन। इसका एक उदाहरण हम समझ लेते हैं, जेलेडियम। जेलेडियम लाल शैवाल होता है। लाल शैवाल रेडोफाइसी बोलते हैं, लवक होता है फाइकोएथ्रीन लवक के कारण इसका रंग लाल होता है। उदाहरण है इसका जेलेडियम होता है, जो लाल शैवाल होता है। जेलेडियम ये कौन सा शैवाल होता है? लाल शैवाल होता है। एक और शैवाल होता है नील हरित शैवाल, हमने सुना होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील शैवाल के बारे में आपने सुना होगा। जो पानी होता है, जो समुद्र में पानी होता है या कहीं भी हम देखते हैं पानी होता है, उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है, वो कैसा होता है? वो एक नील हरित शैवाल होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नील हरित शैवाल कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में एग्जाम इसका बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चन उसका पूछा ही जाता है। नील हरित शैवाल, इसको नील हरित शैवाल, इसको कौन सा वर्णक होता है? इसमें इसमें वर्णक होता है फाइकोसियानिन, फाइकोसियानिन वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला हरा रंग होता है। नीला हरा रंग, और इसमें वर्णक होता है, कौन सा वर्णक होता है? फाइकोसियानिन वर्णक होता है, फाइकोसियानिन वर्णक। इसे साइनोफाइसी भी बोलते हैं, इसे साइनोफाइसी कहा जाता है, साइनोफाइसी भी बोलते हैं, साइनोफाइसी कहते हैं, साइनोफाइसी। वह इसका एक और नाम है, इसे साइनोफाइसी कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। आजकल इसका नाम साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनका शरीर है वो पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, पूरा का पूरा शरीर होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक होता है, पूरा प्रकाश संश्लेषी होता है और स्वपोषी ये होते हैं। इनका पूरा का पूरा शरीर हरित लवक होता है, पूरा शरीर जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नील हरित शैवाल, ठीक है। नील हरित शैवाल, और इनकी जो कोशिका वृत्ति होती है, इनकी भी कोशिका वृत्ति होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें भोजन है, वो इसमें भी भोजन है, वो स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में भोजन, भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण होता है वो स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में। इनमें भोजन का संग्रहण होता है वो स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में होता है। भोजन का संग्रहण होता है वो स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि ये बैक्टीरिया के भी गुण इसमें मौजूद होते हैं और इसमें पादप के भी गुण मौजूद होते हैं। इसीलिए कंफ्यूज है कि इसको कहाँ रखा जाए। इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी जो कोशिका में जो केंद्रक होता है, और नील हरित शैवाल है, इसकी जो कोशिका का केंद्रक है, वो दोनों समान है, एक दूसरे से समानता रखता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका, ये इनकी जो कोशिका होती है, भित्ति नहीं पूरी कोशिका होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया जो जीवाणु होते हैं, उनमें भी उनकी कोशिका कोशिका होती है, उनकी भी वो प्रोकैरियोटिक होती है। और नील हरित शैवालों की कोशिका भी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। इसलिए इसे बैक्टीरिया में भी रखा जाता है, इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इनकी कोशिका भित्ति
इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होती हैं। वह प्रोकैरियोटिक होने के कारण यह जीवाणुओं में समानता रखती है, जीवाणु के समान होती है। इनमें केंद्रक जीवाणुओं के समान होता है। इनमें इनकी कोशिका का केंद्रक जीवाणु के साथ समानता रखता है, जीवाणुओं के कोशिका के साथ समानता रखता है। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होने के कारण यह जीवाणु के साथ समान होती है, इनमें कोशिका का केंद्रक जीवाणु की कोशिका के साथ समानता रखता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। और इसके सेवल पादप में रखने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसलिए इसे सेवल पादपों में भी रखा जाना जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। इसलिए सेवलों के नील हरी सेवल होते हैं, सेवलों के साथ समानता रखता है और ये जीवाणु के साथ भी समानता रखता है। और नील हरी सेवल होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए क्योंकि हम इसको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं कि बैक्टीरिया में जो होती है कोशिका का केंद्रक होता है वो इसके जैसा होता है, और बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, और नील हरी सेवल होती है इसमें भी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। कोशिका आपने पढ़ी होगी, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक होती है और एक प्रोकैरियोटिक होती है। हमारी कोशिका होगी यूकैरियोटिक होती है, इसमें जो जीवाणुओं की होती है कोशिका वो प्रोकैरियोटिक होती है। जीवाणु की होगी आर्किया की होगी, ये कोशिका होती है ये प्रोकैरियोटिक होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, समानता रखते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका प्रकाश संश्लेषण होते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण हरित लवक होने के कारण सेवल पादपों में रखने का मुख्य कारण, सेवल पादपों के साथ रखने का मुख्य कारण ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जैसे उदाहरण समझ लो, एनाबेना क्या होता है, ये खाद के लिए बहुत ही अच्छा है, खाद उर्वरक होती है, जैविक खाद बनाने के लिए एनाबेना का प्रयोग होता है। एनाबेना बहुत अच्छी इसकी जैविक खाद बनती है, और इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि एनाबेना जैसे हो गया, ये सेवल पादपों में रखने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इसमें हरित लवक पाया जाता है। और साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया की कोशिका होती है और उसके कोशिका केंद्र होता है, इसकी कोशिका केंद्र के समान होता है, एक जैसा होता है। तो नील हरी सेवल के बारे में ये आपने पढ़ा होगा, इसके 2-3 एग्जाम्पल और है, मैं आपको देता हूँ नील हरी सेवल के बारे में। यहाँ तक तो आपने पढ़ा होगा नील हरी सेवल के बारे में। इसके हम उदाहरण देखते हैं। एक नोस्टॉक होता है, एक एनाबेना होता है। नोस्टॉक हो गया और एनाबेना हो गया, नोस्टॉक होता है और एनाबेना हो गया, ये खाद के लिए बहुत ही अच्छे उदाहरण है। खाद और उर्वरक के लिए इसका प्रयोग, जैसे नोस्टॉक और एनाबेना। नोस्टॉक हो गया और एनाबेना हो गया, खाद और के लिए अच्छा प्रयोग होता है। जिस भूमि में फॉस्फेट की कमी होती है तो उसको ये पूरा करते हैं। नोस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, तो जो भूमि की जो उर्वरकता होती है उसको पूरा करते हैं। भूमि को जो जरूरत होती है, जो खाद की जो जरूरत होती है भूमि को, वो उसको ये पूरा करते हैं। नोस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ये खाद के लिए बहुत ही अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। और एक होता है स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना नील हरी सेवल होता है, जो शोध कार्य में, प्रयोगशाला में जो शोध होती है उसके लिए स्पाइरुलिना का प्रयोग होता है। शोध कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रयोगशाला में शोध कार्य करने के लिए स्पाइरुलिना होता है।
ठीक है। एक दो तीन एक उदाहरण है, आप शैवाल के देख लेना। शैवाल होते हैं ना, शैवालों के दो तीन उदाहरण है। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है? एक कोशी के शैवाल होता है, एस्टाबुलेरिया होता है, वो सबसे छोटा शैवाल होता है, और मैक्रोसिस्टीमा सबसे बड़ा शैवाल होता है। ये आप पढ़ लेना कि कौन सा बड़ा शैवाल कौन सा होता है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है, ये आप पढ़ लेना। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी नीलहरी शैवाल बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप यहाँ समझ सकते हो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इतनी मात्रा में होते हुए भी पेड़ पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस नहीं ग्रहण कर सकते, इतनी बड़ी मात्रा में होते हुए। तो वो नाइट्रोजन को या तो नाइट्राइट के रूप में, या तो नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट या नाइट्रेट, या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में ये ग्रहण करते हैं। या तो नाइट्राइट के लिए या फिर नाइट्रेट के नाइट्रेट के रूप में ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन होते हैं वो सीधे इतनी बड़ी मात्रा में होते हुए भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। या तो नाइट्राइट के रूप में ये ग्रहण करते हैं, नाइट्राइट के रूप में, या फिर समझ लो नाइट्रोजन के रूप, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्राइट है, दो आएगा, NO2 होगा, ये नाइट्राइट है, NO3। और इसके लिए जो जीवाणु होता है, एक राइजोबियम जीवाणु होता है, वो भी इसके नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट के में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही मुख्य अच्छी भूमिका निभाता है। एक लेग्यूमिनस परिवार के जो पौधे होते हैं, जैसे मक्का हो गया, तो मक्का के जो पौधा होता है, इनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? ऐसे गांठें पाई जाती है। इनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? ऐसे गांठें पाई जाती है। इस गांठों में वो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, वो वहाँ रहते हैं। तो वहाँ इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन गैस लेके फिर उसको नाइट्राइट के रूप में बदल देते हैं, नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, फिर वो पौधे इसको ग्रहण कर पाते हैं। तो मैं आप मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। हमने पढ़ लिया शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो अब कवक के बारे में पढ़ेंगे कि कवक क्या होते हैं। कवक हरित लवक रहित होते हैं। कवक क्या होते हैं? हरित लवक रहित होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कवक क्या होते हैं? फंगस। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक होते हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? सॉरी, कवक है ना, कवकों का अध्ययन तो माइकोलॉजी होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक होते हैं, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। ये इसमें मिस्टेक हो गई। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक होते हैं वो हरित लवक रहित होते हैं। हरित लवक रहित होते हैं। इस हरित लवक रहित होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए भोजन अपना ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। हरित लवक रहित होने के कारण ये क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हरित लवक का अभाव होता है, इसलिए विषमपोषी होते हैं। इसलिए इसमें भोजन का संग्रहण होता है। भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में। जो यीस्ट आता है ना, यीस्ट जो बेकरी उद्योग में काम आता है, वो यीस्ट होता है, वो भी कवक होता है। यीस्ट होता है वो मृतोपजीवी होता है, थैलोफाइटा है। कवक शैवाल ये सब थैलोफाइटा के ही है। आप समझो ना, कवक शैवाल हो गए, लाइकेन हो गया, वो सब थैलोफाइटा। हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइट आता है, फिर टेरिडोफाइट आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल प्लांट है ये। कवक हो गए, शैवाल हो गए, लाइकेन है, ये सब सिंपल प्लांट्स होते हैं।
तो आप समझ रहे हो ना, ये भी क्या है, रित लवंग और समवहनी उत्तक रहित हैं, कवक होते हैं, ये समवहनी उत्तक रहित होते हैं, थैलोफाइटा है। समझ, आप लिख लो कि ये समवहनी उत्तक रहित, संवहनी उत्तक रहित थैलोफाइटा है। समवहनी उत्तक रहित थैलो, समवहनी उत्तक मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम इसमें भी नहीं होते हैं, जाइलम होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, जो जमीन से खनिज है, जल है, उसका जो वहन करते हैं, संवहनी उत्तक, संवहन करना, वो इसमें भी नहीं होता है। ये समवहनी उत्तक रहित क्या है, एक थैलोफाइटा है। समवहनी उत्तक रहित एक थैलोफाइटा है। ये भी समवहनी उत्तक रहित एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, पादप है ये। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक होते हैं ना, कवकों की कोशिका भित्ति, इन कोशिका भित्ति के बारे में एग्जाम पूछा जा सकता है। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक कहाँ होते हैं, हमारे नाखून होते हैं, वहाँ भी कवक हमें मिलते हैं। नाखून हो गए, गोबर हो गए, गोबर होते हैं ना, गोबर पर उगने वाले कवक, गोबर पर उगने वाले कवक, उगने वाले कवक, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं, क्रोपोफिलिप, 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 क्रोपोफिलिप। और नाखूनों पर, नाखून व बालों पर भी कवक उगते हैं, बालों पर उगने वाले कवक, उगने वाले कवक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किरेटिनो, किरेटिनोफिलिप, किरेटिनोफिलिप। गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं क्रोपोफिलिप होते हैं, और नाखून व बालों पर उगने वाले कवक होते हैं वो किरेटिनोफिलिप कहलाते हैं। ठीक है ना। हमारे जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, उस पर भी ये कवक उगते हैं हमारे। और दाद होते हैं, दाद रोग होता है मनुष्यों में, वो भी किसकी वजह से होता है, कवकों के कारण होता है। हमारा जो दाद रोग होता है, या एक और होता है एस्परजिलिस होता है, जो मनुष्य में एस्परजिलिस एक फेफड़ों का रोग होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, कवकों की वजह से होता है। एस्परजिलिस फेफड़ों का रोग होता है, वो कवकों की वजह से होता है। दाद होता है, दाद रोग, वो भी कवकों की वजह से होता है। कवकों में की वजह से होता है। कवक होते हैं ना, कवकों में पोषण होता है, कैसे होता है, कवक होते हैं वो सहजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, और मृतोपजीवी भी होते हैं। सहजीवी कवक, कवकों में पोषण, अभी हम पढ़ते कवकों में पोषण। कवकों में पोषण कैसे होता है, एक तो होता है सहजीवी, सहजीवी कैसे होता है, आलेख मिटा देता हूँ। कवकों में पोषण, कवकों में पोषण कहते हैं, एक तो होता है सहजीवी, सहजीवी होता है, कैसा होता है, सहजीवी, सहजीवी होता है। कवकों में पोषण एक होता है सहजीवी। सहजीवी क्या होता है, ये ऐसे दो पादप होते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे एक साथ ही उगते हैं और एक दूसरे को ये लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीवी होते हैं। जैसे लाइकेन होता है वो सहजीवी, दो पादप, पादप साथ साथ उगते, दो पादप एक दूसरे को लाभ पहुंचाते, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे लाइकेन हो गया, लाइकेन हो गया। नंबर 2 होता है परजीवी। परजीवी होती है जो जीवित जंतुओं के उत्कों से, जीवित जंतु हो गए, पेड़ हो गए, जीवित जंतुओं व पेड़ों के उत्कों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त, ये जो जीवित जंतु और पेड़ होते हैं उनके जो उत्तक होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें इसके उदाहरण कौन सा, एक होता है एक होता है पक्सिनिया, पक्सिनिया, पक्सिनिया जो कवक होता है, और एक होता है ऑस्ट्रिलागो, ऑस्ट्रिलागो, ऑस्ट्रिलागो। पक्सिनिया और ऑस्ट्रिलागो जो कवक होते हैं, ये होते हैं वो जीवित जंतुओं व पेड़ों के उत्कों से भोजन प्राप्त करते हैं। और नंबर 3 होते हैं इनमें पोषण होता है, वो मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी, सड़े गले जंतुओं, सड़े गले पेड़ पौधा व जंतुओं से, पेड़ पौधों
वो जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी होता है, जो सड़े गले पेड़ पौधे और जंतुओं से ये क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें हो गया राइजोपस, हो गया पेनिसिलियम, हो गया। उदाहरण कौन के कौन कौन से? एक राइजोपस, राइजोपस हो गया, और एक और पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम। राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, और एक है राइजोपस, पेनिसिलियम, और एक आप लिख दो मॉर्चेला, मॉर्चेला। राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, मॉर्चेला हो गया। ये क्या करते हैं, सड़े गले पेड़ पौधा और जंतुओं के से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आप कवकों में पोषण कैसे होता है, सहजीवी भी होता है, परजीवी भी होता है, मृतोपजीवी होता है। सहजीवी होता है जो लाइकेन होता है, जैसे कवक और शैवाल दोनों मिलकर वो निर्माण करते हैं, दूसरे फिर क्या बनाते हैं, वो लाइकेन बनाते हैं। कवक और शैवाल दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि कवक और लाइकेन जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो और कवक क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए वे विषमपोषी होते हैं। तो ये जमीन से जड़ हो गया, खनिज हो गया, वो शैवाल को देता है, और शैवाल फोटोसिंथेसिस करके ये कवक को देता है। कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वो कवक को देता है। तो दोनों को एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए सहजीवी इसको बोल सकते हैं। दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी होता है, ये जंतुओं पेड़ उत्कों से प्राप्त करते हैं, पक्षियाँ हो गया, ऑस्ट्रेलागो हो गया। मृतोपजीवी कवक होते हैं जो क्या करते हैं, सड़े हुए गले जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, राइजोपस, पेनिसिलियम और मॉर्चेला। राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, और मॉर्चेला हो गया। फिर अब कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है? कवक जो आर्थिक महत्व भी होता है उनका, ये आर्थिक महत्व उनका बहुत अच्छा होता है। कवकों का आर्थिक महत्व, कवकों का आर्थिक महत्व, कवकों का आर्थिक महत्व है ये। कवक यीस्ट से, यीस्ट होता है ना, यीस्ट से डबल रोटी, यीस्ट से शराब और डबल रोटी, बेकरी उद्योगों में डबल रोटी, शराब बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। यीस्ट होता है ना, यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, एक प्रकार कवक होता है, मृतोपजीवी कवक होता है, मृतोपजीवी कवक होता है यीस्ट, मृतोपजीवी कवक होता है। उससे हम क्या बना सकते हैं, शराब बनाई जा सकती है। यीस्ट से क्या बनती है, शराब बनती है। इसकी यीस्ट से शराब, इसका पता किसने लगाया था? एंटोन ल्यूवेन हॉक ने लगाया था कि यीस्ट से शराब बनाई जा सकती है। यीस्ट का पता लगाया था, उनके किण्वन के गुणों का पता लगाया था कि यीस्ट से शराब बनाई जा सकती है। किण्वन का गुणा, किण्वन के द्वारा इनमें शराब बनाई जाती है। इनमें बेकरी उद्योग में जो डबल रोटी है उस बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा यीस्ट होता है, सेक्रामाइसिस सेर्विसी यीस्ट से, यीस्ट से सेक्रामाइसिस सेर्विसी, सेक्रामाइसिस सेर्विसी नामक कवक से बेकरी उद्योगों में डबल रोटी बनाने में, डबल रोटी बनाने में। और यीस्ट से एंजाइम भी बनाए जा सकते हैं। यीस्ट से इन्वर्टेज एंजाइम, एंजाइम बनाया जाता है, एंजाइम बनता है। यीस्ट होता है ना, उससे इन्वर्टेज एंजाइम भी बना सकते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। यीस्ट से विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है, विटामिन डी प्राप्त करते हैं। इसके सारे मतलब इतने सारे इसके गुण हैं, जिससे विटामिन डी भी प्राप्त करते हैं। इसमें इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त किया जा सकता है। एक होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से हम पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त कर सकते हैं। पेनिसिलियम जो होता है कवक, पेनिसिलियम कवक होता है, उससे हम पेनिसिलियम कवक से पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त करते हैं, पेनिसिलियम कवक होता है, उससे कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किया जा सकता है, पेनिसिलियम। और कवकों से हम एंटीबायोटिक औषधियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कवकों से एंटीबायोटिक औषधियाँ होती है वो प्राप्त कर 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक
पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी, एंटीबायोटिक प्राप्त किया था, वो कौन से प्राप्त किया था? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक होता है, वो 97 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आप याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। किससे किया था? कवकों से किया था। पेनिसिलिन से उसकी खोज की थी। मनुष्य में जो दाद रोग होता है वो भी कवकों की वजह से होता है, दाद रोग होता है कवकों की वजह से होता है। और एस्परजिलस होता है, एस्परजिलस रोग होता है फेफड़ों का, वो भी मनुष्य में, वो भी कवकों की वजह से होता है। ठीक है, तो कवक हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास लंबी जाएगी थोड़ी। फिर आता है कवक और शैवालों के सहजीव से बनने वाला लाइकेन। कवक और शैवाल के सहजीव से बनने वाला लाइकेन, लाइकेन के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइकेन होता है, लाइकेन भी क्या है? थैलोफाइटा प्रकार की क्या है? एक वनस्पति है। लाइकेन थैलोफाइटा, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी कोई उत्तक नहीं होता है, असंवहनीय। इसमें जो संवहनीय उत्तक होते हैं ना, वो भी इसमें भी नहीं होते। ये भी क्या है? थैलोफाइटा प्रकार की क्या है? वनस्पति है। ये थैलोफाइटा प्रकार की क्या है? ये थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। लाइकेन भी क्या है? एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक व शैवाल के सहजीवी से बनता, कवक व शैवाल के सहजीवी से बनता है। मैंने बताया था ना कि जो कवक होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, और शैवाल होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। कवक कैसे बनता है? इनका सहजीवी कैसे होते हैं? सहजीवी से कैसे लाइकेन बनता है? देखो, कवक जल व खनिज शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। इसमें दोनों को फायदा मिलता है, तो मतलब ये क्या है? सहजीवी है। शैवाल देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो इनमें बनता है, ये क्या बनता है? कवक बनता है। मतलब ये कवक होता है, तो कवक होता है, तो ये क्या निचला पार्ट क्या हो गया? ये होता है, ये ऊपर ये शैवाल हो गया और ये कवक हो गया। कवक क्या किया इसने? जमीन में जो होते हैं खनिज होते हैं, जल होता है, वो अवशोषण करके शैवाल को दिया, और शैवाल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वो कवक को देता है। तो फिर इनमें कौन सा क्या संबंध हो? सहजीवी संबंध हो गया। ये मान लो, ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया शैवाल, और ये क्या हो गया? कवक। इन दोनों का सहजीवी से कौन सा बना? ये लाइकेन बनता है। सहजीवी से कौन सा क्या बनता है? लाइकेन बनता है। समझ में आ गया कि लाइकेन कैसे बनता है? ये भी एक थैलोफाइटा की प्रकार की एक क्या है? वनस्पति है। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। लाइकेन का क्या कहलाता है? इसका अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? थियोफ्रास्टस वैज्ञानिक थे ना, थियोफ्रास्टस वैज्ञानिक। लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस वैज्ञानिक थे, उन्होंने लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपको याद रखने हैं, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है, और थियोफ्रास्टस ने लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये थैलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक शैवाल के सहजीवी से बनता है। ये सहजीवी कैसा बनता है मैंने आपको समझा लिया, इस प्रकार सहजीवी बनता है। फिर लाइकेन होते हैं वो पेड़ों पर भी उगते हैं और चट्टानों पर भी उगते हैं। तो याद रखो कि पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं। पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? कार्टिकॉल्स बोलते हैं, कार्टिकॉल्स। और चट्टानों पर उगने वाले
चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? सेक्सकॉल्स। सेक्सकॉल्स। पेड़ों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको कार्टिकल्स बोलते हैं, और चट्टान पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेक्सकॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है। और ये लाइकेन होते हैं, ये वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। जहाँ अगर अधिक वायु प्रदूषण होता है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन की संभावना ही नहीं है बिल्कुल उगने की। और लाइकेन को भोज्य पदार्थों के रूप में भी खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ होता है उसके रूप में भी उसको हम खा सकते हैं। जैसे मोरचेला होता है, मोरचेला तो नहीं कह सकते हैं, एक होता है रेंडियर मॉस होता है, रेंडियर मॉस, मॉसेज होता है रेंडियर, वो भी आर्कटिक भागों में वो खाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेंडियर मॉसेज होता है, तो वो क्या है जो बाजरे की जगह या उसकी जगह ये खा सकते हैं। बाजरे जहाँ इसमें अच्छा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन के स्रोत होते हैं, तो उसकी जगह ये खा सकते हैं। रेंडियर मॉस होते हैं। और इसका एक और उदाहरण ले लो, एक होता है प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पत्र। रोसेला नमक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नमक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। अभी क्लास कितनी हो गई है? अभी क्लास ज़्यादा हो गई लगता है। तो हमने थैलोफाइटा के बारे में तो पढ़ लिया है। अब पीछे रहा है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो उसका एक अलग पार्ट ही हम लेंगे। इसमें फिर एक क्लास में ज़्यादा हो जाएगा। तो थैलोफाइटा के बारे में हमने और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। थैलोफाइटा क्या है? ये एक अपुष्पोद्भिद है। अपुष्पोद्भिद पादप वर्गीकरण किया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। उसमें हमने पढ़ा कि अपुष्पोद्भिद में क्या होता है, नए फूल बनता है, नई बीज बनता है। तो उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने आपको पढ़ा लिया कि थैलोफाइटा में कैसा होता है। ये बिल्कुल एक सिंपल प्लांट्स होता है, इसमें कुछ कोई भी तना पत्ती कुछ भी नहीं होते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल सिंपल प्लांट होता है। और इसमें ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वकोषी होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी संवहनी ऊतक नहीं होता, ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं, जंतर प्रति जालिका माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होता, इसमें विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं। तो सवाल है, पढ़ लिया सवाल के बारे में, फिर कवकों के बारे में जान लिया, फिर लाइकेन के बारे में हमने जान लिया। ये क्या है? सब थैलोफाइटा ही है। अब हम आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हमने ये नेक्स्ट क्लास होती है, उसमें थैलोफाइटा हो गया, और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक नेक्स्ट क्लास और सेशन लेंगे, उसमें पुष्पोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पोद्भिद होता है वो कैसे होता है? पुष्पोद्भिद में फूल बनते हैं, बीज भी होते हैं। तो वो फूल, उनमें जो बीज होते हैं वो एक फल के अंदर होते हैं, मतलब अंडा से विकसित होते हैं बीज। तो हम वैसे पढ़ेंगे। अभी हम ये मैं मिटा लेता हूँ, क्लास अभी पूरी करते हैं।